हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज लेके आए हैं हम आपके लिए कैपेसिटर। ये एक दुनिया होगी, क्रांतिकारी दुनिया, जिसको हम समझेंगे कि कैपेसिटर हमारा क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियरली जो हमारे सब्जेक्ट में है वो कंप्लीट किया है। और यहाँ से आज हम आगे लेक्चर को प्रोसीड कर रहे हैं कैपेसिटर का। तो ये कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग कैपेसिटर की सारी कहानी, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, कैपेसिटर क्यों बना, ये तमाम सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे आपको। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या है ये हमें समझना होगा। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैपेसिटर का वर्क क्या है। देखिए, कई सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको कंटिन्यू चलने के लिए मात्र 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर की करंट चाहिए होती है। लेकिन जैसे हमारा पंखा हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गया, इन सभी को शुरुआत में चलने के लिए 25 से 30 एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये याद है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक टर्म है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से इनको शुरुआत में मूव करने के लिए 25 से 30 एम्पियर की करंट जो है ज़रूरत होती है, यानी 25 एम्पियर से 30 एम्पियर तक की। लेकिन अब ऐसा कंटिन्यू इनको सप्लाई नहीं चाहिए। फिर अगर ये बार चल गए तो उसका इनको सप्लाई चाहिए मात्र 1 एम्पियर की, 1.5 एम्पियर की, जिस पे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, ये कैपेसिटर जैसे हम बटन को ऑन करते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही हम अपने अंदर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता जाता है। और एनर्जी को स्टोर करते करते एट वंस तुरंत जो है सप्लाई को दे दे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैपेसिटर। तो अब हम ये जानें कि कैपेसिटर क्या होता है। तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूं कि some electronic device requires very high current to move on। मतलब क्या है, मूव ऑन बोल दो या स्टार्ट बोल देता है, किसी शुरुआत में चलने के लिए। टू मूव ऑन इनिशियल, यानी शुरुआत में चलने के लिए। और कितनी करंट ये भी जान लो, लगभग 25 एम्पियर से यानी 25 एम्पियर से 30 एम्पियर के बीच में करंट की चाहिए होती है। इतनी करंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अब घरों में आने वाली जो नॉर्मल करंट है वो तो इतनी होती नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें करंट 25 से 30 एम्पियर शुरुआत में चलने के लिए मिल जाए। लेकिन ये भी जरूरत है कि वो शुरुआत में फोकस करिएगा, फिर कंटिन्यू अगर फैन चल रहा है तो उसको चलते रहने के लिए इतने करंट की जरूरत नहीं है। तो ये कैपेसिटर था। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और कैपेसिटर को आप देख कहाँ सकते हो, कैपेसिटर को देख सकते हो आप, जैसे पहले एक कैमरा आता था, खींच मेरी फोटो वाला, वो वाला कैमरा, जिसमें से फ्लैश होता था, सर लाइट आती थी, आंखें ऐसे से झिलमिला जाती थी, वही वाला कैमरा। तो उसके अंदर छोटा सा सेल पड़ता था, लेकिन उस सेल से जो फ्लैश लाइट आती थी उसकी जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी करंट की, तो कैसे जनरेट होता था, तो उसके अंदर भी एक छोटा सा लगा होता था कैपेसिटर। वो सेल से लेके करंट को अपने अंदर पहले क्या कर लेता था, स्टोर। और स्टोर करने के बाद जैसे ही बटन दबा देते थे, एक बैग तुरंत फ्लैश लाइट को देता था और लप से लाइट पड़ती थी, फोटो खिंच जाती थी। तो फ्लैश लाइट है ना, फ्लैश लाइट जैसी चीज़ें जो भी फ्लैश लाइट में आते हैं आप समझ सकते हो, जो एक कुछ समय के लिए। फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया,
समझते रहिएगा सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों में हम लोग, और भी कौन सा, कैमरे की फ्लैश लाइट, ऐसे फ्लैश लाइट नहीं जो जहाँ डीजम बाज रही है, वो वाली फ्लैश लाइट नहीं, कैमरे की जो फ्लैश लाइट जो लप से बस कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड में आती थी, उसके लिए। तो वही कैमरे की जो फ्लैश लाइट थी उसको शुरुआत में चलाने के लिए कितने एम्पीयर करंट होते थे, 25 एम्पीयर करंट के आसपास चाहिए होते थे। और ऐसा इसलिए रिक्वायरमेंट होता था क्योंकि रीजन होता था स्टैटिक फ्रिक्शन का। इसको आप थोड़ा सा इस तरह समझ सकते हो, इस तरीके से कि जैसे हमने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, साधन जो होते हैं, उनका फर्स्ट गियर बड़ा पावरफुल होता है, उसके बाद बाकी गियर केवल उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में, कंटिन्यू चलाए रखने के लिए होते हैं। शुरुआत वाला ज़्यादा पावर का होता है। पावर का इसलिए क्या है क्योंकि वहाँ पर भी एक फ्रिक्शन का चक्कर है। जब जो आपका व्हीकल्स है, जो साधन खड़ा हुआ है, तो उसको शुरुआत में स्टार्टिंग में पुश करने के लिए हाई पावर की जरूरत है। फिर रोड पर लगातार चलते रहने के लिए उतने पावर की जरूरत नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाले गियर को ज़्यादा पावर दी जाती है। ऐसे ही पंखा, फैन, आपका इलेक्ट्रिक मोटर, लाइट, फैन, ये सब जब शुरुआत में है, तो ऐसे केस में उनको शुरुआत में केवल स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए चलें आप, उसके लिए केवल जरूरत है। बाकी वो चलता रहे, इसके लिए 1-1.5 एम्पीयर से भी उसका काम चल जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए ही बनाया गया था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। किस फॉर्म में, अभी क्या ये चाहे ऐसे याद कर ले, चाहे ये बोल सकते हो कि स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। और फिर क्या करता है, एंड फिर क्या करता है, इसको एक ही बार में दे देता है। सप्लाइड एट वंस, सप्लाई एट वंस, यानी एक बार में लेता है और उसके बाद तुरंत एक बार जो है, जिसको फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पहले जैसे सिस्टम क्या होता है, जैसे बटन को हम ऑन करते हैं तो शुरुआत में उतने ऑन करने में जो बहुत माइक्रो सेकंड का समय है, उसमें धीरे धीरे तुरंत जो है पंखे के अंदर उतने बहुत कम सेकंड में, लेकिन थोड़े समय में, थोड़े लिटिल टाइम में ही, छोटे समय, थोड़े समय में करंट जो है धीरे धीरे करके तुरंत कैपेसिटर में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और उतने ही समय में, मिली माइक्रो सेकंड में ही करंट जो है तुरंत पंखे को दे देता है और पंखा क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो यही काम कैपेसिटर कर रहा है, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाइड एज वंस, यानी तुरंत एक बार में दे देता है। यानी कि कैसे, तो सडनली एक ही बार में अचानक से फट दे, लो बेटा जाओ, और तुरंत क्या हो जाता है, काम चालू हो जाता है। ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड एज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कई बार कहते हैं किस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो हम बोलते हैं उस फॉर्म में हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। बड़ा आराम से समझा रहे हैं जिससे और समझते भी रहो, ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हो, पता समझ में आ नहीं रहा कुछ, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, दुनिया से कोई मतलब नहीं, इसलिए ठीक है। ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद क्या समझना है, इसके बाद जानना है कैपेसिटेंस क्या होता है। क्या होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब कैपेसिटेंस को समझने के लिए पहले तो थोड़ा सा ये समझो कि जैसे पिछले क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे, उस कई बार लेक्चर में आप तो पढ़ते ही रहते हो, रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर में के लिए जो उसके करंट में ब्लॉकेज जनरेट करता है, तो कितनी मैक्सिमम करंट वो ब्लॉक कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी टू ब्लॉक एबिलिटी ऑफ करंट नोन एज रेजिस्टेंस। ऐसे ही कैपेसिटेंस है,
कैपेसिटेंस किससे वर्ड रिलेट है? कैपेसिटर से। कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस को समझते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस स्टोर क्या करता है? चार्ज। तो टू एबिलिटी होल्ड आर स्टोर्ड चार्ज, यानी कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, उसकी एबिलिटी जो है उसको हम बताएंगे कि उसका क्या है? कैपेसिटेंस है। एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज। आ चार्ज क्या? होल्ड चार्ज, यानी कितना कोई कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, इसको हम बोलेंगे उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, सब कुछ समझते रहिएगा हौले हौले से। अब कैपेसिटेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। कैपेसिटर एक डिवाइस है, जैसे रजिस्टर एक डिवाइस है लेकिन रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटेंस क्या है? टू होल्ड, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। ये याद रखिएगा, काम आता रहेगा आपके, धीरे धीरे हौले हौले करके काम आता रहेगा, इसलिए ध्यान से हर चीज़ समझते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। बहुत स्पीड में अगर मैं पढ़ा दूँ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कहने मतलब क्या है? किसी में जितना चार्ज जो है स्टोर हो सकता है, तो वहां से फार्मूला क्या आता है? C इक्वल टू Q अपॉन V। ज़्यादा खींच नहीं रहे कि प्रोपोर्शनल लिखें फिर कांस्टेंट लगाएं, वो सब करने की जरूरत नहीं। सीधी बात समझो कि पर यहाँ पे पर यूनिट जो, अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो उस पर जो चार्ज है, फिलहाल इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसलिए जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो रेजिस्टेंस में कहानी क्या थी कि R इक्वल टू क्या था? V अपॉन, ये V बराबर IR होता था, ऐसे लिख लो, V बराबर IR होता था। तो R इक्वल टू क्या होता आएगा? अगर ध्यान समझे, V बराबर IR होगा तो R इक्वल टू क्या आएगा? R इक्वल टू आता है V अपॉन I। लेकिन यहां से आपने सीखा था क्या R का मान V और I पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल करंट पर क्या डिपेंड करता? नहीं डिपेंड करता। R का मान डिपेंड किस पे करता था? R जो डिपेंड करता था वो डिपेंड किस पे करता था? अगर आप रो निकालते थे तो RA अपॉन L होता था, और वहीं से अगर आप R लिखते थे तो रो L अपॉन A ये होता था। यानी R की वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ पर यानी डायमेंशन पर डिपेंड करती थी, एरिया पर और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती थी। ऐसे ही जो C है, चलिए समझ गए ना इसको, तो ये है कैपेसिटेंस किसका? कैपेसिटर का। और ये कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल या चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये इसका रेशियो है कि चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है कांस्टेंट है, और ये रेशियो ही क्या है? उसका C है। ठीक है, तो कई बार कॉलेज बता दीजिए पोटेंशियल बढ़ा कैपेसिटेंस घटेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फॉर अ कंडक्टर। कुछ भी लिख दीजिए, कंडक्टर ना लिख के बस इतना ही रखो कि जो कैपेसिटेंस है वो इंडिपेंडेंट है। किसके लिए इंडिपेंडेंट है? ऐसे लिख लो कि कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। यानी पोटेंशियल और चार्ज के लिए कैपेसिटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एंड कैपेसिटी, और किस पे कर सकते हो? इज डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब कि
अभी इसको आप आगे चल के धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। अभी जो बात बताई जा रही है वो केवल आपको समझना है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहीं पे इसके यूनिट की बात कर लूं, किसके, इसी कैपेसिटेंस की अगर यूनिट की बात कर ली जाए यहीं पे, तो क्या यूनिट होगी, तो देखेंगे यहां से जो चार्ज है इसकी यूनिट कूलाम होती है, और कूलाम हो गई, और यहाँ वोल्ट जो है तो कूलाम पर वोल्ट हो गया इसकी यूनिट, तो कूलाम पर वोल्ट भी आप इसको बता सकते हैं, या फिर इसी का नया टर्म होता है फैरेड। क्या होता है, फैरेड। तो आप जर्नल आप यही पढ़ेंगे, बाकी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में, न्यूमेरिकल में कई बार जो सी की यूनिट है वो आपको माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड जैसी चीज मिलेगी। तो माइक्रो फैरेड को जब भी आप फैरेड में कन्वर्ट करना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे 1 माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁶ फैरेड। वहीं पे अगर 1 पिको फैरेड लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻12। ऐसे ही तमाम सारे नैनो है, पिको है, बाकी आप जानते हैं मिलो जो है मिली फैरेड है, 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं। मोटा मोटा आपको जो भी सवाल पढ़ने को मिलेगा वो केवल मिलेगा माइक्रो फैरेड अधिकतर। कहीं कोई रियर केस का सवाल अलग है जो आपको आ जाए तो पढ़ना पड़े, बाकी आपको यहीं तक पढ़ना रहेगा। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस होता है, काम क्या करता है, चार्ज को होल्ड करता है, और उसके बाद क्या करता है, चार्ज को एक बैक जो है, जो भी डिवाइस है उसको एक बैक इसलिए दे सकता है क्योंकि वो शुरुआत में मोशन में आ सके। क्योंकि वो किस कंडीशन, क्यों, कौन सी कंडीशन में होता है जो इतनी ज़्यादा चार्ज की जरूरत होगी, उसको हाई करंट की जरूरत होगी, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में होने की वजह से उसको हाई करंट की जरूरत होती है शुरुआत में, और एक बार चढ़ गया तो फ्रिक्शन बहुत निलिजिबल हो जाएगा और फिर चलता रहेगा। तो ऐसे के लिए बनाया गया यूनिट कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसा दिखता होगा, तो छोटा छोटा भी देखेंगे ऐसे करके होता है, अभी पूरी कहानी समझेंगे हम लोग। अब हम देखिए टाइप ऑफ कैपेसिटर कई सारे हैं आपके, स्फेरिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, बहुत मतलब 2, 3, 4 तरीके की वेरिएशन है। लेकिन हमारे जो ड्यूरिंग सिलेबस की अगर बात करें तो हमें केवल जो डिस्कस करना है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्कस करना है। लेकिन थोड़ा फील आ जाए तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर को भी हम इंक्लूड करेंगे, और आप समझेंगे। तो अगली चीज़ हम बताने वाले वही है आपको कि स्फेरिकल कैपेसिटर, कई बार कैपेसिटर कई बार कंडक्टर दोनों चलता रहता है, ठीक है। चलिए समझिएगा। तो अब हम जो आगे समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे बच्चों, वो हम समझेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। अभी हमने केवल यूनिट डिस्कस की, कहानी समझाई आपको इसकी कि क्या कहानी है यहाँ पे। अब समझते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कई बार नोटबुक, कहीं पे नोटबुक में या कंडक्टर भी बोल दिया जाए तो कुछ गलत नहीं है, आप जैसे चाहें पढ़ सकते। तो स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर क्या होता है, तो होता कैसा दिखता होगा भाई, स्फेयर जैसा ही दिखता होगा। ये स्फेयर है, इसके ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि अगर वो कंडक्टर है तो चार्ज इसके कहाँ पे रहेगा, जो भी कंडक्टर होगा उसकी चार्ज कहाँ पे रहता है, उसके सरफेस पे। तो इसके सरफेस पे जो यूनिफॉर्म चार्ज है वो कहाँ पर है आपका, तो कितना है, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं हम लोग, r है, ठीक है। अब अगर r है तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता था वो हमने क्या बताया था, ऐसी चीजों के लिए जो पोटेंशियल बताया था वो बताया था कल लेक्चर में हो चुका है
क्या होता है के क्यू बाई आर। इसके सरफेस में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है के क्यू अपान आर, जहां के की वैल्यू भी हमने आपको डिस्कस की थी, क्या होती है 1/4πε0। याद आया? बिल्कुल याद आ गया होगा। तो पोटेंशियल जान गए, चार्ज वैक्यूम, और इसके लिए अब हमें चाहिए क्या होगा सी। तो सी क्या बताया था हमने? सी अभी बताया कि सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान वी होता है नहीं होता है? होता तो है सर, यही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब के का मान क्या होता है? इतना, जिसकी वैल्यू किस बराबर होगी 10⁹ के बराबर। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार हम जो है चीजें यहीं से क्लियर होंगी। तो 1/4πε0 का मान आपको रखना होता है 9 × 10⁹। वहीं पे जब आप 4πε0 का मान कहीं रखते हैं तो ये 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। मतलब तब क्या हो जाएगा मान 9 × 10⁹, यानी कि इसकी वैल्यू आप ये रखेंगे 1/, जब गलतियां यहाँ पे होती हैं तो 1/4πε0 9 इसकी वैल्यू का रखनी है तो 9 × 10⁹ रखेंगे। लेकिन अगर 4πε0 केवल लिखा हुआ उसकी वैल्यू रखनी है तो 1/9 × 10⁹ बहुत सरल चीज है, कोई चीज कहूँ कठिन चीज नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी मगर मोटी बात है। आता था ना पहले, तो वही चीज जो है क्या आता था, नहीं याद आया क्या शक्तिमान? तो वही चीज तुम यहाँ पे भी समझ के रखो कि कई बार ये चीजें गलत हो जाती है, सवाल पता नहीं समझने पर क्या गलत हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे अगर v की वैल्यू पुट अप करते हैं तो क्या निकल के आता है? c इक्वल टू क्यू अपान वी, और v की वैल्यू क्या है के क्यू बाई आर, और आर पर जाएगा ऊपर आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो जब c कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आर बाई के आ जाएगा। और के की वैल्यू हम क्या पुटअप कर पाएंगे? यहाँ के की वैल्यू पुटअप कर पाएंगे 1/4πε0, और यह वैल्यू पढ़ के आगे ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी 4πε0 आर। मतलब c इक्वल टू 4πε0 आर, ये जो वैल्यू हो गई दिस इज द वैल्यू फॉर स्फेरिकल कैपेसिटेंस। और यहां से एक बात क्लियर हो जाएगी कि देखिए आर क्या है बच्चों, डायमेंशन है ना, ये क्या है मीडियम है ना, एप्सिलॉन। तो देखेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है और मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अब ये बात अलग है कि कौन सा मीडियम है, तो परमिटिविटी ऑफ एयर है, कोई अदर मीडियम आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसमें आपको पता ही है क्या होगा। इसमें कोई अदर मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट और इनटू डाइलेक्ट्रिक के जो भी उसका मीडियम होगा उससे क्या कर देते थे मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गई बात? फिलहाल अभी तो मीडियम आ ही आएगा, ये एयर है इसलिए ये आया है, ये किसके लिए मीडियम ऑफ एयर, ये भी आप बोल सकते हैं। कोई और आएगा तो उसके लिए हम समझ ही रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट के मीडियम का पिछले वाला केस सब बता चुका हूँ। अदर मीडियम के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पे ये आ जाएगा। अभी डाइलेक्ट्रिक का यहाँ बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, पहले प्लेट पे पेस्टर आने तो बताते हैं, फिलहाल अभी इसको समझते रहोगे। ये हो गया फॉर्मूला क्या होता है c इक्वल टू 4πε0 के। हो सकता था ऐसा कि यूजफुल क्यों नहीं हुए, चलिए समझते आगे। आगे एक सवाल समझते हैं, यहीं पे डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन, उसको हटा रहे हैं यहाँ से। यहीं पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी की वैल्यू यानी इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर देन इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर देन c, यानी कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर r की वैल्यू 1 मीटर है तो कैपेसिटेंस क्या होगा यह है बताना। सोचो, आ जाओ बेटा, r की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो c इज इक्वल टू 4πε0 r होता है। 4πε0 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे समझें, अभी मैं बता रहा था क्या रख सकते हैं 1 × 10 9 × 10 टू पावर 9 9 × 10 टू पावर 9 और r क्या हो गया 1। तो c इक्वल टू 1 ×
9 इंटू 10⁻⁹ क्या सकते हैं आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी आप 10 कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे सी पॉइंट लगभग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसमें लगाइएगा जहाँ जीरो बढ़ जाएगा आपका। तो ऐसे केस में अब क्या हो जाएगा आपका, अगर आप समझेंगे तो 1.1 इंटू 10⁻10 इतना फैरेड आपका आ जाएगा। देखिए कितना है, 1.1 इंटू 10⁻10 फैरेड। और इसको अगर और बदलोगे तो 1.1 इंटू 10⁻⁴ माइक्रो फैरेड में चला जाएगा। कितना छोटा, इतना गद्दारी। यानी 1 मीटर का अगर आपने लिया तो इतना कम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। दिस इज वेरी लो वैल्यू ऑफ, वेरी लो वैल्यू ऑफ सी मतलब कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस की बहुत छोटी वैल्यू, बहुत कम वैल्यू है इस कैपेसिटेंस। सोचो, सोचना बहुत जरूरी। सोचोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तुम पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ते। अगर कैपेसिटेंस 1 फैरेड बनाना हो स्फेरिकल रेजिस्टेंस का, तो हमें आर कितना चाहिए होगा। मजा आया। अभी क्या था, R = 1 मीटर है तो कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, देखो पढ़ते रहो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तैयारी करने वाला बच्चा कभी ये नहीं बताता कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। वो एक लक्ष्य साध लेता है कि हमें वहां पहुंचना है। एक शेर उनको सुना देते हैं कि राहें वहां तक जाएंगी, राहगीर जहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। समझे। तो अभी आप निशाना साध के रखो, पूरी पढ़ाई करते रहो। वो बाद की बात होगी कि तुम्हारे नंबर कितने आएंगे। अगर मेहनत अच्छी करेंगे तो फल अच्छा जरूर मिलेगा। चलिए, यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा, R 1 मीटर था तो कैपेसिटेंस कितना है, बहुत कम। सोचो अगर कैपेसिटेंस 1 मीटर लेना हो, जय श्री राम। देखो अगर 1 मीटर लेना हो, कैपेसिटर 1 फैरेड करना हो तो रजिस्टर R कितना लेना होगा। फॉर्मूला यही आ गया, फोकस करो, ये फॉर्मूला आ गया। तो R = यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/4πε0। और C 1 है, 1.45 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। जरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा। यहां से अगर मुझे R बराबर निकालना हो तो कितना निकल के आएगा, 9 × 10⁻⁹ मीटर। कितना, यानी 9 × 10⁻9 मीटर। हिंदी में भी बता दे रहा हूं। और जबकि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.4 × 10⁶ मीटर ही है। समझे। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 × 10⁶ मीटर। वहीं पे अगर हमें एक कैपेसिटर लेना है, वो भी स्फेरिकल, और उससे हमें 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनाना, तो उसकी रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, 9 × 10⁹ मीटर। मतलब जितना बड़ा पृथ्वी है, अर्थ है हमारा, उसके भी साइज से बड़ा। मिशन फेल। सोच रहे हो, ये जो अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, यही समझ लो। ये वाली जो रेडियस है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से भी बड़ा गोला बनाना पड़ेगा मात्र पंखा चलाने के। तो हम पंखा या जो भी रिक्वायरमेंट होगा तो काफी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ज्यादा यूजफुल नहीं था। क्यों नहीं था, ये फील्ड 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। जनरल कोई पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा
बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। चलिए सवाल क्लियर हो जाते हैं, आगे चलते हैं एनर्जी स्टोर्ड फॉर कैपेसिटर। चलिए आइए, क्या एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, उसको लेते हैं। लेक्चर लंबा ना हो ही जाता है लंबा, थोड़ा मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए। बाकी कोशिश करिएगा कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ते भी रहें ध्यान से, और थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो को। ऐसा कोई यूट्यूब सारी सुविधाएं आपको देता है, आराम से देखेंगे तो आराम से दिमाग में जाएगा। जल्दी जल्दी खा लेंगे हजम नहीं होगा, है ना। डाइजेशन के लिए आराम से खाना चाहिए, इसे पढ़ने के लिए दिमाग में डाइजेस्ट होता रहे बढ़िया अच्छे से, इसे स्लोली पढ़ना भी चाहिए। तो अगली हेडिंग क्या लगाएंगे बच्चों, क्या पढ़ाने वाले हैं? अब अगली हेडिंग में हम पढ़ाने वाले हैं जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, वो पढ़ाएंगे। कैसे एनर्जी स्टोर्ड होगी? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसी का फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो देखिए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कैपेसिटर लिखें या कंडक्टर लिखें सब चलता रहेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट सभी, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लीजिए क्या है कि एक ये क्या है, स्फीयर हो गया, इसके ऊपर क्या है, जो चार्ज लेके आ रहा है धीरे 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 चार्ज लेके आ रहा है ना, तो चार्ज इसके ऊपर स्टोर्ड होता रहेगा। अभी मैं इसे चित्र बना दे रहा हूँ, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, चार्ज यहाँ पे पूरा जो फाइनल स्टोर होगा वो पूरा वो हमने बना दिया। क्यों? अभी मान लो कुछ चार्ज यहाँ पे लाना है, धीरे धीरे चार्ज इसके ऊपर लेके आते रहेंगे। वो चार्ज कहाँ होगा, मान लीजिए इन्फिनिटी पे एक छोटा सा चार्ज पहले लेके आएंगे, वो इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, है ना। पहले छोटा सा चार्ज लेके आए, फिर जब छोटा सा चार्ज फिर इसके ऊपर लेके आएंगे, तो जो पहले चार्ज आ गया वो उसके ऊपर रिपल्सन करेगा। तो उसके लिए मुझे कुछ वर्क दो, पहले चार्ज को लेके आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन जब अगला चार्ज लेके आते हैं तो वहां पर एक चार्ज पहले से लगता है, तो जो जिसपे वो क्या करता है, रिपल्सन करता है। अब मान लो साइन चेंज है तो अट्रैक्शन भी कर सकता है, तो उसके खिलाफ हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा। याद आई कहानी पिछले वाले लेक्चर में? तो यहाँ पे अभी हम केस ऐसा लेके चल रहे हैं, अभी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखिए, पहले लेके आए रखिए, पहले ये मांगी सब चार्ज वार्ज नहीं, ये तो मैं फिगर बना दिया। एक मान लो अगर मैं छोटा छोटा मैं एलिमेंट बनाऊं, वो मैं समझा रहा हूँ कि एक चार्ज लेके आए वो रख दिए यहाँ पे, फिर दूसरा लेके आए तो पहले वाले उसके ऊपर रिपल्सन किया, फिर रखा, ऐसे करते करते छोटे छोटे डीक्यू उसके ऊपर आते गए और ये कैपेसिटर चार्ज होता गया। और जब हम पहले लेके आए तो नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे, यानी जो शुरुआत के टाइम पे अगर हम बात करूं तो t बराबर 0 टाइम पे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो इसका क्या कैपेसिटेंस, कुछ इसके अंदर कोई पोटेंशियल था कैपेसिटेंस बात, कोई पोटेंशियल रहा होगा, नहीं रहा होगा इनिशियल केस में। थोड़ा सा कुछ समय बीता, हमने एक चार्ज को उठाया, बाहुबली बन के लेके गए वहां, थोड़ा समय बाद एक चार्ज पहुंचा t। अब ऐसे केस में इसका कुछ चार्ज रहेगा, कितना चार्ज रहेगा, समझ लो कि इसके अंदर जो छोटा सा चार्ज है वो कितना चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज। क्यों? जिसका चार्ज छोटा सा चार्ज पहले वाला, और इसके जो छोटा मोटा पोटेंशियल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्मॉल क्यू और बाई कौन सा सी लिखे। देखिए अब यहाँ जो लिखना है कैपिटल सी ही लिखना है। कहानी ये है कि कैपेसिटेंस क्या है, टू होल्ड अ चार्ज, यानी कि जो एबिलिटी ऑफ चार्ज है होल्ड करने की वो तो वही रहेगी। अगर मुझे रोटी खाने की 3 मैं रोटियां खाता हूँ या 2 रोटियां खाता हूँ, तो मेरी जो भूख है वो 2 ही रोटी खाने की रहेगी। वैसे मैं एक टुकड़ा खाऊं, एक टुकड़ा खाया फिर एक टुकड़ा खाया, तो क्या मैं एक ही टुकड़ा खाऊंगा तो क्या मेरी भूख कट जाएगी, बढ़ जाएगी, एबिलिटी तो 2 ही रोटी खाने की है। ऐसे ही यहाँ पर भी इस कैपेसिटर जो ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी एबिलिटी जो है वो वही रहेगी। चार्ज हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, जब इसकी एबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो चार्ज भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना इसको चाहिए होगा। तो कैपेसिटेंस अभी भी इसका कैपिटल सी है। अब चार्ज को कहाँ से लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं। तो मान लीजिए लास्ट टाइम इन्फिनिटी टाइम, यानी पूरा चार्ज करते 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 इन्फिनिटी चार्ज पूरा चार्ज लेके चले गए, तो इसके अंदर पूरा चार्ज मैंने बताया ना कि पूरा चार्ज स्टोर हो गया, और इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगा।
चलो, तो अब इसके जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, कैपिटल Q बाई सी हो जाएगा। बस यही सब चीजें जो है तुमको यदि महान बना देंगे, है ना। तो हमें किसको लेके चलना चाहिए, हमें इसको लेके चलना चाहिए कि जीरो तो कोई मतलब अभी नहीं होने वाला है। जो कहानी थी जो हमने तुमको सुनाई, तो एट जब समय t है, चार्ज Q है और पोटेंशियल छोटा वाला मान लिया V है, तो ऐसे केस में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो पोटेंशियल फाइनल है वो V है और चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ, तो चार्ज पोटेंशियल है इन्फिनिटी, और ले जाने क्योंकि चार्ज छोटा छोटा चार्ज लेके गए हैं, तो ऐसे केस में थोड़ा सा जो वर्ग, लिटिल वर्ग को, छोटे वर्ग को क्या किसे दिखाता है, TW दिखाता है, TW बाई इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो TW इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, V dQ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, V dQ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, समस्या हो, बताते जरूर रहिए। तो TW बराबर इतना आपका आ जाएगा। अब बच्चों अगर यहाँ से हम DW बराबर अगर इसी वैल्यू को निकालें, तो DW इक्वल टू है जी, यानी कि छोटे से शॉर्ट फॉर्म में वर्ग कितना हो जाएगा, V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया ना Q बाई सी, और DQ होगी यहाँ से, और करते चले जा रहे हैं इसमें। अब हमें टोटल वर्क डन जान चाहिए, जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क होगा ये हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी DW का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक करना है सोचो, चार्ज तुम्हें कितना करना है, चार्ज हमें पहले नहीं था, पहले चार्ज नहीं था, कहाँ से कहाँ तक करना है, पहले चार्ज जीरो था और आपको चार्ज पूरा कितना करना है, ये चार्ज जीरो है और चार्ज पूरा कैपिटल Q करना है, मतलब दूसरा कुछ नहीं है, और उसको जितना भी 5, 10, 15 कूलम, जितना भी उसको 20 कूलम जितना भी चार्ज देना उतना चार्ज करना है। तो जीरो से लेकर कैपिटल Q तक। भाई थोड़ा पता है ना, ज्यादा के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बहुत पहले चला रहा है, यही काम आज भी करना है। तो इसे DW की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, Q बाई सी, और ये हो गया DQ। जो चीज कांस्टेंट है बाहर लेके आइए उसकी खट्टा से। यहाँ कांस्टेंट क्या है, हमारा 5C बाहर है, जीरो से लेकर कैपिटल Q तक, यहाँ क्या हो जाएगा, Q DQ। अब कई सारे जो बच्चे मैथ नहीं लिए हैं, बायो लिए, उनको मैंने कहा था कि आप दो फॉर्मूले जरूर याद करो। एक है इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। भूल गए हो तो मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, आप सोचिए। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जरूर याद करके रखने हैं, ठीक है। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो तुमको याद करके रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, और दूसरा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का, वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी भी होता है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली कांस्टेंट होता है, तो उसको हम जो है अभी यहाँ पे नहीं होता, नहीं लेंगे। तो मेन जो है कैलकुलेशन में इंक्लूड होना है वो वाला पार्ट इंक्लूड होना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद जरूर करके रखिएगा। अब यहाँ पर उसको ऐसे ही फिर सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। ये क्यों लिखा है, इसकी पावर ऑफ 1 मान लीजिए, तो डी क्यू की रिस्पेक्ट में डी क्यू लिखा है, एक्स की रिस्पेक्ट में डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ पावर 1 लिखी है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा और अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा, जिसको हम क्या कर पाएंगे, क्यू स्क्वायर लिख पाएंगे और अपान 2 कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक चीजें समझ गए हैं। यहाँ तक जब चीजें क्लियर हो जाती हैं तो इसके बाद अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो W इक्वल टू 1 अपान सी, यहाँ इसके प्लेस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपान 2, और लिमिट हम लगा देंगे 0 से लेकर। लिमिट पुटअप करने का भी तरीका मैंने बताया था कि अगर ना आता हो तो मैं समझा दे रहा हूँ।
अगर कोई ए एलिमेंट लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, तो इसके प्लेस पर इस प्लेस पे एक बार x रखेंगे और फिर माइनस लगा के एक बार क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो ऐसे ही इसके प्लेस पे एक बार q रखेंगे, एक क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो क्या था 1/c, यहाँ से क्या आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर माइनस फिर 0 और 2 आप चाहे तो बाहर कर सकते थे, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2c। Q स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c। यही एक्सटर्नल वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में बच्चों क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यही एक्सटर्नल वर्क ही हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो W इक्वल टू U होता है, तो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। नोट कर लो, काम आएगा। ठीक है, चलो इधर मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, कुछ और इसी के फॉर्मूले जो बनने वाले हैं वो तुमको और बता दे रहा हूँ, जिससे आपको सवाल लगाने में बढ़िया है मदद मिले, बढ़िया आप लोग झंडे गाड़ के आए एग्जाम में। तो क्या फार्मूला आया चार्ज एनर्जी स्टोर करने का, वो आया Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये फार्मूला आपका आ गया। ऐसा फार्मूला जब बना तो आप ये समझिएगा कि स्फेयर एनर्जी स्टोर फॉर कैपेसिटर के लिए क्या होगा। अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूं, अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूं तो उसका C क्या था, 4πε0r था, और वहां पे ये वैल्यू रखोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, U इक्वल टू कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4πε0r। तो यानी इसके लिए अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4πε0r। लेकिन ये केवल प्रोटोजाइट हो जाएगा, ये केवल जो है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए वैलिड है, और ये जो है ऑलवेज वैलिड है, किसी भी के लिए करिए। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा V और C के फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि पोटेंशियल, अगर यही फॉर्मूला पोटेंशियल कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखना है इन टर्म ऑफ V एंड C। अगर V और C के फॉर्म में लिखना हो तो हमें फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV। इस Q की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा, अपॉन 2C, यानी एक C हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये हो गया इन टर्म ऑफ V एंड C। अगर Q एंड V लिखना हो इन टर्म ऑफ Q एंड V लिखना हो तो ऐसे केस में अगर Q एंड V की टर्म में लिखना है तो C गैप करना होगा, जाहिर सी बात। तो C बराबर क्या लिख सकते हो आप, Q बाई V लिख सकते हो, चाहे वहीं पे रख दो, C इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई V। तो यहाँ Q बाई V, V प्लस के ऊपर चला जाएगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2Q, और V यहाँ आ जाएगा, एक Q कट जाएगा बच्चों, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, हाफ QV। ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने आपको 2-3 टर्म में फार्मूला को बता दिया समझने के लिए कि कैसे ये वर्क करेगा, ये आपको समझना है। अगले वाले लेक्चर में थोड़ा सा आपको समझाते हैं, और एक बात और बता देते हैं। यहाँ तो ये बात समझ गए, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। यहाँ पे क्या समझना है अगले लेक्चर में, यहाँ आप समझ गए। आगे इम्पोर्टेंट क्या है समझना है, तो इम्पोर्टेंट ज्ञान ले लो। इम्पोर्टेंट ज्ञान क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका
कैपेसिटेंस बहुत लो रहता है, वेरी लो कैपेसिटेंस, वेरी लो कैपेसिटेंस, ठीक, कैपेसिटेंस बहुत कम होता है इनका। दूसरी चीज क्या है, एक टर्म है कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से जो यहां पे सरफेस पे चार्ज रहता है किसी स्फीयर के, वह यहां पर एयर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होकर यहां पर उसका पोटेंशियल चार्ज जो है सब ड्रॉप आउट होने लगता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये यूजफुल नहीं है। यहाँ पे एनर्जी इसकी वेस्ट होती रहती है, तो हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, हमें एनर्जी स्टोर करके रखनी है और उसी का हम यूज करेंगे किसी भी मोटर को चलाने में। और जो यहाँ से हमारा ये लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वीडियो था कैपेसिटर का, आई होप आपको कैपेसिटर की सारी कहानी समझ में आई होगी, छोटी छोटी बातें भी हमने बताई। अगला जो आपका लेक्चर आएगा वो आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तब तक के लिए प्यारे बच्चों वीडियो देखते रहिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और एक सुंदर सा कमेंट भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं नीचे कमेंट में। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।